त्रिशोथी अध्याय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसमें से आपको बहुत सारे नए नए इंसाइट्स मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि जमदग्नि सर बोलते हैं, देर आर 35 वेज टू ट्रीट अ पर्टिकुलर कंडीशन। 35 अलग अलग डायरेक्शन है एक ही डेस्टिनी तक जाने के लिए। रुग्ण को हमें स्वस्थ बनाना है, उसको व्याधि परिमोक्ष करना है, वहां तक जाने के लिए 35 अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो साइकिल से उसे लेके जाएगा बिठाकर, वो भी उसको स्वस्थ की डेस्टिनेशन तक लेके जा सकता है। टाइम उसको ज्यादा लगेगा बिकॉज ही डजंट नो अदर मीन्स। उसके पास साइकिल है, कोई बात नहीं, वो लेके जा सकता है। लेकिन सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, स्कूटर लेगा, बाइक लेगा। आप जैसे वैद्य है, कार में लेके जाएंगे। कोई सुपरलेटिव वैद्य है, दे कैन यूज अ फ्लाइट टू गो टू द सेम डेस्टिनेशन, राइट? So it depends on what kind of routes you know, what kind of instruments you have। सहजा बुद्धि कैसी है, शास्त्रजा बुद्धि कैसी है, आपके पास जो औजार है वो आपके द्रव्य कैसे है, उन द्रव्य को आप कैसे यूज करते हो। इट डिपेंड्स ऑन प्रिसीजन, नॉलेज, यूज, सत्व, मेनी थिंग्स आर देयर, राइट? सो क्या लगता है आपको, त्रिशोथीय जैसा अध्याय रोग चतुष्क में डाल दिया, वहां पर वो अष्टज्वरीय ऐसा भी कुछ बोल सकते थे। इंपॉर्टेंस तो ज्वर का ही है ना सबसे ज्यादा आयुर्वेद में। क्यों ये त्रिशोथियों को रोग चतुष्क में डाल दिया है, वो भी कियंत शीर्षीय के बाद? एनी लॉजिक? कौन बताएगा त्रिशोथिया का लॉजिक आपके हिसाब से क्या हो सकता है? हम रोग चतुष्क में हैं, हमने कल कियंत शीर्षीय देखा, राइट? उसमें सिर का इंपॉर्टेंस देखा, तीन मर्मों का इंपॉर्टेंस देखा, ओज का इंपॉर्टेंस देखा उस अध्याय में। उसी अध्याय में दोष भेद से रस भेद कैसे किया है वो देख लिया। एंड नाउ ही स्ट्रेट अवे जंपिंग इनटू त्रिशोथिय। कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। वो चरक है भाई, बिना लॉजिक के तो जाएगा नहीं आगे। जल्दी से बताइए। यस, वेरी नाइस आंसर। मेनी डिजीज स्टार्ट विथ इन्फ्लेमेशन। पीड़ा का लास्ट टॉपिक इन 17 चैप्टर, और उसमें शोथ होगा। दैट इज द वैलिड एक्सप्लेनेशन दैट इज गिवन बाय चक्रपाणी, राइट? लेकिन जैसे वेरी नाइस, यू आर राइट। मेरा इंटरप्रिटेशन बोलता हूं, शोथ जो है ना, उत्सेद सामान्यत शोथाहा। कोई भी व्याधि जो है वो शोथ है। जैसे कि पयस्विनी मैम बोल रही है कि मेनी डिजीजेस स्टार्ट विथ इन्फ्लेमेशन। एनी डिजीज, rather most of the diseases are somewhere inflammation, somewhere it is accumulation। तो शोफ बेसिकली इज एन accumulation of दोषास। दोषों का एक जगह पर रुक जाना, संग हो जाना, ये कहीं ना कहीं शोफ है। इसलिए उसी अध्याय में उन्होंने दिया है कि उत्सेद सामान्यत शोफा। उत्सेद सामान्य तो होने के कारण, फिर से सामान्य विशेष सिद्धांत है ना। गुल्म ले लीजिए, प्रमेह ले लीजिए, कुष्ठ, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, पांडु, वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन है, वहां पर उत्सेद सामान्य तो है। फिर वो विजिबल आई से दिखेगा नहीं दिखेगा, कुछ चीजें एमआरआई में दिखेगी, कुछ चीजें फील होंगी, कुछ चीजें प्रत्यक्ष है, कुछ चीजें अनुमान से है, बट उसमें उत्सेद सामान्य तो है। इसलिए बाय एंड लार्ज अंडर अ बिग अम्ब्रेला ऑल ऑफ द डिजीजेस आर शो। इसीलिए यदि आप श्वयुतु चिकित्सा अध्याय देखो, चरक चिकित्सा 12, तो उसमें भी उन्होंने महागद ये शब्द प्रयोग किया है शोफ के लिए। हम लोग सब जानते हैं कि ये रक्त पित्त के लिए यूज किया गया है, लेकिन शोफ के लिए महागद इस शब्द को उन्होंने यूज किया गया है, विच अगेन एम्फोसाइजेस इट्स इंपॉर्टेंस। ओके, और अभी लिंकिंग देखिए, ये बात शायद चक्रपाणी को भी समझ में नहीं आई होगी, सब मैं एक बड़ा विधान कर रहा हूं, बट वी हैव दैट पावर बिकॉज प्रधानम अत्र भीषकम। हम लोग टीकाकारों से आगे जाकर भी सोच सकते हैं, सोचना चाहिए, है ना। चक्रपाणी गुरु हो सकते हैं, चक्रपाणी कैनॉट बी एन आप्त। अगेन मार्क माय वर्ड्स, चक्रपाणी गुरु हो सकते हैं, ही कैनॉट बी एन आप्त। चरक इज एन आप्त, बट चक्रपाणी निड नॉट बी एन आप्त। वो गुरु है, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताई है, लेकिन वो हर समय सही हो ये जरूरी नहीं। हम उनसे भी बढ़कर अच्छा सोच सकते हैं, ऐसी भी सोच हमें विकसित होनी चाहिए। तो ये मुझे कहाँ से मिला, श्वेतु चिकित्सा अध्याय जब मैंने लिया पढ़ने के लिए, तो उसमें
चक्रपाणी की टीका है, शतक्षीणे मर्मोपघातो भवति शोथे अपि मर्मोपघातः कारणम। शोथ भी मर्मोपघात के कारण हो सकता है। अभी इसी का अन्वय लॉजिक जो है मैंने ये त्रिशोथी अध्याय में निकाला, जो कि चक्रपाणी ने वहां पर नहीं बताया है कि त्रिशोथी अध्याय आया कहां पर है, कियंत शिरसी अध्याय के बाद, जहां पर शिर प्रधान मर्म का वर्णन है, यानी मर्म आघात के कारण शोफ की निर्मिति हो सकती है, शिरो अभिघात के कारण शोफ की निर्मिति हो सकती है, त्रिविध मर्मों के आघात के कारण शोफ की निर्मिति हो सकती है। तो जहां जहां पर मर्माघात है उससे रिलेटेड शोफ है, फिर वो आप सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट ले लीजिए, या डायबिटीज से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन ले लीजिए, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सीसीएफ जैसी कंडीशन ले लीजिए, कहीं ना कहीं मर्म से रिलेशन है उसका, और बाद में उसका मैनिफेस्टेशन शोफ में है। ये तो त्रिविध मेन मर्म हो गए। ऐसे और भी 104 107 मर्म जो है पूरे टोटल, उन सब के कहीं ना कहीं सूक्ष्म आघात से, फिर वो निज आघात हो आगंतुज आघात हो, उसमें कहीं ना कहीं शोफ की संप्राप्ति बन सकती है। वैसा शोफ हमें विजुअलाइज करके आना चाहिए। Type agree in the chat box. Are you getting me what I'm trying to tell? उत्सेद सामान्यत शोफाहा। राइट। अभी 3 वर्ड्स है, ये भी आपको ढूंढने हैं। शोफ, शोथ, श्वयथु। 3 डिफरेंट वर्ड्स आर देयर। दे मे मीन डिफरेंटली। उनके सबके तीनों के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं इन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, वो आपको ढूंढना है ना। शोथ वर्ड कब आया है, शोफ वर्ड कब आया है, श्वयथु वर्ड कहाँ आया है। अध्याय श्वयथु चिकित्सितम है चिकित्सा स्थान में, अध्याय त्रिशोथीय नाम दिया है सूत्र स्थान में, राइट। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम निदान स्थान में जाएंगे तब ये जो रोग चतुष्क हम देख रहे हैं वो हमें बहुत हेल्प करेगा। ये एक प्रकार का लिफ्ट है। हमें 5th फ्लोर पर, 6th फ्लोर पर, 30th फ्लोर पर जाना है, निदान से व्याधि को समझना है, चिकित्सा से व्याधि को समझना है। उसके लिए जो लिफ्ट का काम करेगा वो ये रोग चतुष्क है। इसमें दी हुई अनकही बातें, आउट ऑफ द बॉक्स बातें, ये हमें बहुत हेल्प करने वाली है आगे जाकर। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट दूंगा इस अध्याय से। डू यू वांट कंसेप्ट, या एक आपको ऐसा फॉर्मूला दे दूं रेडीमेड, द्रव्य के साथ, नाम के साथ, जो आप किसी भी शोध में यूज कर सको, फिर वो हाइपोथायरॉइड हो, टॉन्सिलाइटिस हो, गैस्ट्राइटिस, इसोफेजाइटिस, व्हाटएवर। डू यू वांट दैट फॉर्मूला, यू वांट द कंसेप्ट? अमेजिंग। श्रीवा मैम पक्की गुजराती है, वेरी नाइस। ओके, तो देखते हैं, जैसे जैसे मुझे याद आएगा मैं इसे बताने की कोशिश करता हूँ। त्रिशोथी अध्याय की शुरुआत होती है, देखिए श्लोक में पहले बोलते हैं 3 प्रकार के शोथ होते हैं, वात पित्त श्लेष्म निमित्त, पुनर्द्विविधा निज आगंतु भेदेन, लेकिन शुरुआत आगंतु शोथ से करते हैं। अगेन गो थ्रू नाइसली, आराम से, धीरे धीरे। शोथ के 2 प्रकार से डिवीजन किया है, निज और आगंतुज। 3 प्रकार से भी किया है, वात पित्त कफ। भेदता ही भेद्यम अन्यथा भिन्नति, ऐसा कहते हैं। डिवाइड करने वाला अपनी अपनी युक्ति से क्लासिफाई किसी भी चीज को कैसे भी तरीके से कर सकता है। तो इसने 2 तरीके से किया है, निज और आगंतु भेद से भी किया है, और चरक क्रम को कभी छोड़ते नहीं है, अन्यथा कोई लॉजिक होगा। तो निज आगंतु कहने के बाद निज से वर्णन शुरू करना चाहिए था, लेकिन वर्णन चालू किया है आगंतुज से। ऐसा क्यों किया होगा? आगंतुज शोध की उत्पत्ति के कारण बताना शुरू कर दिया, जबकि पहला वर्ड तो निज आया है, निज को छोड़ के आगंतुज क्यों पकड़ा? ये ग्रंथ अभ्यास करने से हमारी प्रज्ञा बहुत विकसित होती है, और ये लाइफ में बहुत हेल्प करता है हमें इस प्रकार का एनालिसिस। हर सिचुएशन में ये एनालिसिस अप्रोच जो है ना, टीकाकारों का अप्रोच, या इस तरीके से जो हम देखते हैं, दीज आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स। आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे आप ऐसा सोचना शुरू कर दिया, वो वैसे वैसे आपके लाइफ में भी इन सब चीजों का क्या फायदा हो रहा है। ओके, दैट कैन बी वन अंडरस्टैंडिंग। पायल मैम बोल रही है वैसा। इमीडिएट स्वेलिंग, आगंतुज से फास्ट डेवलप होता है, राइट। यू ऑल मे बी राइट। मेरा लॉजिक ऐसा है कि आगंतुक शोध का विषय थोड़ा सा था, इसलिए उसको पहले निपटा लिया, और बाद में फिर जो ब्रॉड विषय है वो निज शोध के बारे में उन्होंने
लेना शुरू किया है। तो हर बार कोई बड़ा लॉजिक हो उसके पीछे, ऐसा भी जरूरी नहीं, कभी कभी वो सिंपल भी सोच सकते हैं। ओके, और आप जो लोग बोल रहे हो, दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आगंतुक व्याधियों में मानस चीजों का भी समावेश किया हुआ है। यदि आप चरक को पढ़ो तो क्रोध, शोक, भय आदि सभी चीजों को उसने आगंतुक विकारों की श्रेणी में लिया गया है। तो इन सब चीजों का भी कहीं ना कहीं शोध के मैनिफेस्टेशन में कारण हो सकता है। और बाकी जैसा आप बोल रहे हो कि कोई भी एक्सीडेंट, अभिघात, और आज के काल में आप देखो तो कोई भी सर्जरी जैसी चीज है या सिंपल चीज की LSCH जब करते हैं तो बहुत सारी फीमेल्स आती है कि उनको जो एनेस्थेशिया दिया हुआ रहता है L4, L5, L5S1 में, तो उसकी पीड़ा 15-15, 20-20 साल तक उनको उस रीजन में होती है। कटिशूल, कटिशोथ, पादशोथ, इस प्रकार के पेशेंट्स आपके पास आए हैं कि दे कंप्लेन दैट दे आर हैविंग दैट पेन स्टिल राइट नाउ, या कुछ चीज वहां पर हुई, शायद ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, या कुछ इंजेक्टेबल लिया गया और उसका इम्पैक्ट अभी तक लाइफ में हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, राइट? डेफिनेटली आते हैं। इफ यू टेक दैट हिस्ट्री यू विल फाइंड दैट सच पेशेंट्स आर देयर। तो कहीं ना कहीं वो शोफ की संप्राप्ति हुई हुई है लीन स्वरूप में, वो वैसी की वैसी रही है। उसका या तो पूरी तरीके से वो मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, या तो वो वही के वही रुक गई, या तो कन्वर्ट हो गई है किसी दूसरे स्वरूप में। तो इस तरीके से उत्सेद सामान्यत शोफा, शोफ सामान्यत्व हमें हर एक व्याधि में ढूंढना है, ये वैद्य का कर्तव्य है। ये पहले अध्याय से हमने सामान्य शब्द उठाया, शोफ अध्याय देखा, रोग चतुष्क देखा, और उत्सेद सामान्यत शोफा, ये लाइन, पंच लाइन हमने इस अध्याय से उठाई। और इस तरीके से हमें कनेक्शंस बनाने हैं जब भी हम पेशेंट देखेंगे। कियंत शिरसीय का कनेक्शन हमें हर व्याधि में देखना है कि हर व्याधि में शिर की इन्वॉल्वमेंट है क्या। हर एक व्याधि में, सूक्ष्म व्याधि हो, स्थूल व्याधि हो, छोटा व्याधि हो, बड़ा व्याधि हो, शिर का इन्वॉल्वमेंट है क्या पहले, उसके बाद त्रिमर्मों का इन्वॉल्वमेंट है क्या, नहीं है तो बाकी के कोई 104 मर्मों का इन्वॉल्वमेंट है क्या, नहीं है तो आगे शोफ का इन्वॉल्वमेंट है क्या। इस प्रकार से एक अप्रोच आप चिकित्सा में रख सकते हो, और वो वैसा आंसर मिल जाए तो अपने आप द्रव्य सामने आ जाएंगे। यस, शिर का इन्वॉल्वमेंट है, डेफिनेटली नासा ही शीर्षोद्वारम, रास्ता मिल जाएगा। फिर आप नस्य सोचोगे, फिर आप सोचोगे इसको स्नेह नस्य दूं, प्रथम नस्य दूं। ओके, यस, शोफ का इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर आप शोफ के एंगल से शोधोगे ऐसे कौन सी चीजें हैं जो श्वेतु का नाश करती है। तो ऐसा कौन सा महाकषाय है जो शोथ का नाश करता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो। कौन से भी पेशेंट को यदि शोफ सामान्यत्व है और आपको महाकषाय यूज करने की नौबत आ जाए कि आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ महाकषाय ही उपलब्ध है, तो कौन सा ऐसा महाकषाय यूज करोगे जो शोथ का नाश कर सकता है, किसी भी शोथ का। श्वेतवर महाकषाय, शोथहर महाकषाय है ना, उसमें क्या है, तो दशमूल है, सभी के सभी दशमूल जो है ये शोथहर है। अभी वो अलग बात है दशमूल की अवेलेबिलिटी है नहीं है, कौन सी चीजें है, लेकिन दशमूल में वो ऑर्गन स्पेसिफिसिटी है या शोफ सामान्यत्व है उनके पास है। इसीलिए आयुर्वेद में कहीं पर भी आप कोई भी रसायन अध्याय उठा लो, कहीं ना कहीं दशमूल यूज किए हुए हैं। अब उसमें फिर से आपके पास विवेक बुद्धि फिर से लानी है। किम पांडित्यम परिच्छेदा, दशमूल का एक एक इंग्रेडिएंट कहाँ कहाँ पर काम करेगा, कौन से शोफ में। मान लीजिए अलग इसी अध्याय में उन्होंने शोफ सामान्यत्व से अलग अलग चीजें दी है कि एक ही चीज यदि काकल प्रदेश में अवतिष्ठ हो जाए तो उसको क्या नाम देंगे, उपजीविका, सॉरी, गलशुंडिका। वही चीज काकल प्रदेश में हो जाए तो उपजीविका, वही चीज उदर में हो जाए, कुक्षी में, तो वो उदर है। तो शोध स्थान विशेष उसने अलग अलग नाम दिए हैं। कौन सी चीज कहां पर हो रही है, गुल्म प्रदेश में हो रही है तो उसको गुल्म नाम दे दिया है ना। मॉडर्न वाले भी यही करते हैं। टॉन्सिल में कोई चीज हो जाए, फेरिंग्स रीजन में फेरिंजाइटिस, ऊपर हो जाए टॉन्सिलाइटिस, नीचे हो जाए गैस्ट्राइटिस, इसोफेजाइटिस, यूरेथ्राइटिस, वेजाइनाइटिस, एनीथिंग, नाम जो ऑर्गन है उसके पीछे आइटिस, इन्फ्लेमेशन लगा दिया और उसका नाम दे दिया। इन्होंने भी वही किया है, शोफ नाम की चीज ली, संप्राप्ति उठाई, और जहां जहां पर उस चीज का सदृश कुछ चीज की निर्मित हो रही है उसको उस चीज का नाम दे दिया है। आप उसको शोफ सामान्यत्व से तो ट्रीट करोगे ही, और बाद में उस अध्याय में जाकर स्पेसिफिक क्या संप्राप्ति हो रही है वैसे हमें ट्रीट करना होता है। जैसे गुल्म, बेसिकली गुल्म इज अ शोफ,
गुल्म क्या है? एक शोथ है। ये पहले आपको समझ में आ जाए तो दशमूल जो है ये गुल्म पे चलेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर गुल्म कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी विशेष निदान क्या है, और जब आप गुल्म निदान में जाओगे तब आपको समझ में आएगा, और प्रिसीजन के साथ नए नए द्रव्य और नई नई युक्ति आपके साथ आना शुरू हो जाएगा। राइट। अनाह रोग, जिसे हम अनाह लक्षण कहते हैं, वास्तव में एक शोफ है जिसका वात प्रकोपित होकर कुक्षी में आश्रय होकर स्थिर हो जाता है, न नीचे जा पाता है न ऊपर जा पाता है। वो एक प्रकार का अनाह रोग है। इसलिए अनाह रोग को उदावर्त चिकित्सा अध्याय में त्रिमर्मीय रोगी के अंडर डाला हुआ है भगवान चरक ने, और वहां पर उसके लिए फिर अलग अलग चूर्ण वस्तियां आदि बहुत सारी अलग अलग चीजें वहां पर दी हुई है। शोफ निदान आप यदि देखो तो वहां पर षड उदावर्त का उल्लेख है। छर्दी, क्षवथु, उद्गार, शुक्र, वात, मूत्र, पुरुष वेग, इनका धारण करने से या इनका जानबूझकर प्रवर्तन करने से शोथ जैसी संप्राप्ति हो सकती है। इसलिए हर एक व्याधि में इन 6 चीजों का करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आगे का जो अध्याय है अष्टोदरीय, उसमें उदावर्त कितने हैं तो 13 नहीं बोले, 6 ही बोले हैं, क्योंकि इन 6 में ही वो स्पेसिफिक सूक्ष्म वायु को प्रभावित करने की क्षमता है। इसलिए सभी वेगों में इन 6 का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कौन कौन से? छर्दी, क्षवथु, उद्गार, शुक्र, मूत्र, पुरुष। उद्गार और वात को आप एक ही पकड़ के चलिए, मतलब वात सामान्यत्व से। तो छर्दी, वात, क्षवथु, शुक्र, मूत्र, पुरुष, इन सब का विचार हमें हर एक व्याधि में करना होता है, हेतु लेते वक्त भी पेशेंट के। अभी कौन सा शोथ कहाँ से निर्माण हो रहा है उसके हिसाब से कुछ साध्यत्व दिया है। किसी पुरुष का शोथ यदि पाद से प्रारंभ हो रहा है और स्त्रियों का यदि मुख से प्रारंभ होकर पूरे शरीर में फैल रहा है तो वो कष्ट साध्य होता है। इसका भी आपको लॉजिक ढूंढना है और मुझे बताना है, और इसको क्लिनिकली कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे सीकेडी के पेशेंट आ रहा है, फीमेल सीकेडी का पेशेंट है, मेल सीकेडी का पेशेंट है, क्या चेंजेस होंगे, क्या आप प्रोग्नोसिस दे सकते हो पेशेंट को, आपका शोथ कब तक ठीक होगा, आपका सीकेडी ठीक होगा या नहीं होगा। तो ये भी इनसाइट्स इस अध्याय से आपको मिलेगा। श्लोक नंबर 16-17 आप देखोगे और उसका लॉजिक मुझे आज बताओगे। श्लोक नंबर 42, त एव अपरिसंख्यया विद्यमाना भवन्ति हि रुजावर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नाम भी। निस्संदेह ये रोग जो है, ये रुजा यानी कि पीड़ा, वर्ण समुत्थान यानी कि कारण, स्थान यानी कि आमाशय, रस, रक्त आदि, संस्थान यानी कि आकृति, गुल्म, अर्बुद आदि, तथा नाम, इनके कारण विद्यमान होते हुए, आकृति भेद किए जाते हुए अपरिसंख्येय होते हैं। देयर इज नो लिमिट टू कितने डिजीजेस हो सकते हैं हमें, देयर इज नो लिमिट, है ना। इसलिए हमने, हमारे आचार्यों ने हर जगह नाम को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, इसलिए वो 44वां श्लोक आया है। विकाराणाम अकुशलो न जिर्यात कदाचन न ही सर्व विकाराणाम नाम तो स्थित ध्रुवा स्थिति। आपको विकार का नाम पता चल जाए, नाम पता हो, ये जरूरी नहीं है। वर्ड यूज किया है जिर्रियात। जिर्रियात जो है ये री रज्जायाम इस धातु से बना हुआ है, ये प्रथमा एक वचन है जिसका अर्थ होता है लज्जा। शब्द यूज ही बहुत ब्यूटीफुल किया है। लज्जा, शर्म नहीं आनी चाहिए। यदि आप किसी व्याधि का नाम न दे सको तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। दैट डजंट मैटर एट ऑल, बिकॉज व्याधि इज अ वेरी वेरी डायनामिक कंडीशन। आज आप जिसको ज्वर बोल रहे हो वो 1 घंटे के बाद कुछ अलग स्वरूप हो सकता है, 1 मिनट के बाद कुछ अलग स्वरूप हो सकता है। इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ द डिजीज इट डजंट मैटर, बट यू शुड नो द अंशांश कल्पना। दोष क्या है उसमें, स एव कुपितो दोषः, कौन सा दोष कुपित हुआ है, समुत्थान विशेषतः, कौन से हेतुओं से वो दोष कुपित हुआ है, स्थानांतरगतश्च एव, कौन से स्थान में उसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। ये जिसको समझ में आ रहा है वो वैद्य है। तस्मात्, इसलिए विकार प्रकृति, विकार की प्रकृति यानी कि क्या, हेतु, जो भी व्याधि हो रहा है उसके हेतु क्या है ये आप ढूंढो। अधिष्ठान अंतराणी च, कौन से स्थान पे हो रहा है। ज्वर है तो वो क्या है, आमाशय समुत्थ विकार है। रक्तपित्त क्या है, आमाशय समुत्थ विकार है। ये जब आपको समझेगा तब अपने आप चिकित्सा सामने आती है। बिकॉज वी नो दैट ज्वर इज आमाशय समुत्थ, इसलिए ज्वर की चिकित्सा लंघन है। बिकॉज वी नो दैट ज्वर इज आमाशय समुत्थ, वहां पर षडंग पानी आया हुआ है, वहां पर वमन ये चिकित्सा आई हुई है। बिकॉज वी नो दैट रक्तपित्त इज
आमाशय समुत्थ, वहां पर लंघन चिकित्सा है। रक्तपित्त की भी प्रारंभ की चिकित्सा देखो तो लंघन है, और उसका अधिष्ठान अंतराणी और विकार प्रकृति अलग है, रक्तपित्त के हेतु अलग है, उष्ण तीक्ष्ण हेतु है ज्यादा, इसीलिए वहां पर षडंग पाणीय में शुंठी को वर्जित कर दिया है। आमाशय समुत्थ होकर भी वहां पर शुंठी नहीं है, ये विशेष है उसमें। सामान्य तो क्या है, षडंग पाणीय के 5 द्रव्य, क्योंकि आमाशय ये उसका स्थान है, तो स्थान सापेक्ष चिकित्सा बहुत बार ग्रंथ में यूज की हुई है। तो इस तरीके से हमें हर बार सोचना है, विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणी च समुत्थान विशेषांश बुद्ध्वा कर्म समाचरित। इस प्रकार से विकार प्रकृति ढूंढिए, स्थान ढूंढिए, समुत्थान ढूंढिए, किस प्रकार से किन किन हेतुओं से व्याधि हुआ है, हो सकता है। दोष प्रमाण विशेषेण अपचार विशेषेण परीक्षित, चरक विमान स्थान 4। किस प्रकार से एनालाइज करना है दोषों को, दोष कितने बड़े हुए, कौन कितने बड़े हैं, अपचार विशेष से, डिटेल हेतुओं से, एक एक हेतु। कितने बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, अपने आप हेतु हो गया, दीवा स्वाप हो रहा है, कफ पित्त बढ़ेगा। इस प्रकार से एक एक हेतु दिनचर्या से लेते जाना है रात में सोते वक्त, और उसको वात पित्त कफ की लैंग्वेज में आपको एनालाइज कर देना है। अपने आप आपको पता चलेगा कौन सा दोष ज्यादा बड़ा हुआ है, कौन सा दोष स्वतंत्र है, कौन सा दोष परतंत्र है, और इसके हिसाब से दिशा मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए बाद में फिर उन्होंने ये सब कहकर दोषों का कितना इंपॉर्टेंस है वो बताने के लिए फिर आगे वो श्लोक आए हैं कि उच्छ्वास उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समाह, वात के कर्म क्या है, पित्त क्या क्या है, कफ के क्या है ना। दर्शनम पक्तिर उष्माच शुतृष्णा देह मार्दव, ये प्राकृत पित्त के कर्म है, यानी जहां जहां पर पित्त की विकृति होगी वहां पर ये कर्म नहीं होंगे। ये विपर्यय तंत्र युक्ति से हमें समझना है। विपर्यय तंत्र युक्ति मतलब क्या, जो चीज कही हुई है उसकी विपरीत चीजें नहीं भी कही हुई है तो उसको वहां पर अर्थ लगा लेना है और उस प्रकार की चीजें समझनी है। जैसे मान लीजिए कफ का श्लोक है 51, स्नेहो बंधा स्थिरत्व गौरवम वृषता बलम क्षमा धृतिर अलोभश्च कफ कर्म अविकारजम। कफ यदि नॉर्मल है तो व्यक्ति में क्षमा भाव होगा, धृति होगी, वो मन का नियमन कर सकेगा, उसमें लोभ की प्रवृत्ति नहीं होगी, ये मानसिक भाव शरीर में होंगे। यदि कफ स्थिर होगा, स्टेबल होगा, तो यही कफ विकृत हो जाए तो क्या होगा, अति लोभ हो सकता है, मन का नियंत्रण छूट जाएगा, क्षमा नाम की चीज नहीं रहेगी। इसलिए कफ में कहा गया है, कफ प्रकृति के लक्षणों में, कि चिर वैरी होते हैं कफ प्रकृति के लोग, उनको वैर इतने जल्दी नहीं आता है, लेकिन आ गया तो चिर स्वरूप तक वो वैर टिका हुआ रहता है, जानी दुश्मन बन जाते हैं वो किसी के, राइट। तो इस प्रकार से आप दोषों को इस तरीके से भी देख सकते हैं। सर प्राकृत क्रम में गौरव कैसे लिखना है? वो कहाँ पर, वो गौरव मतलब प्राकृत, प्राकृत गौरव जितना अपेक्षित है उतना, उससे गौरव व्याधि स्वरूप में नहीं। हाँ, जितना जरूरी है, स्थैर्य जितना जरूरी है। जैसे भोजन करने के बाद गौरव जरूरी है ना, शब्द आया है त्रिविध कुक्षी में, अन अति गौरवम। यदि आपको गौरव फीलिंग नहीं हो खाने के बाद तो ये विकृति है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा गौरव महसूस होना चाहिए। यदि गौरव नहीं है इसका मतलब वो अमात्रा में खा रहा है। तो इस प्रकार से उसको ढूंढना है। ठीक है, अभी फॉर्मूला चाहिए, एक ऐसा फॉर्मूला जो आप हर एक शोध में यूज कर सको। हाइपोथायराइड के बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, अगर मैं आपको ऐसा फॉर्मूला दूं कि आप उसको से अराउंड 42 डेज यूज करो तो उसका हाइपोथायराइड क्लिनिकली भी और सीरोलॉजिकली कम हो सकता है। क्या आप विश्वास करते हो ऐसा कुछ फॉर्मूला हो सकता है? बेशक हो सकता है, मैं आपको देता हूं, आप यूज करके देखो, या आपकी युक्ति से इसको और यूज करके देखो। द फॉर्मूला इज किरात विश्व योग। किरात तिक्त और विश्व। अब इसका लॉजिक आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगा। ये मैं बोल रहा हूं कि ये कौन से भी शोध में, त्रिदोष शोध में, दारुण शोध में, चिरकाल से बढ़ा हुआ कोई भी शोध हो, किसी भी शोध में आप किरात और विश्व को यूज कर सकते हो, आपको उपशय मिलेगा। कितना मिलेगा वो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये उपशय मिलेगा, वो आपकी युक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ये दो द्रव्य यदि आप यूज करते हो, किरात तिक्त और विश्व,
कौन बताएगा इसका लॉजिक? फिर से सामान्य विशेष, दोनों में सामान्यत्व क्या लगता है आपको, या विशेष क्या हो सकता है दोनों का? इन दोनों का सामान्यत्व विशेष शोफ पे क्या जा रहा होगा? यस प्लीज। रस धातु दृष्टि। यस वेरी नाइस, एक हमें एस्पेक्ट मिला रस धातु का, परफेक्ट। जैसे कि कल ही हमने डिस्कस किया था मैत्री मैम की किरात तिक्त को बालक प्रिया ये नाम दिया गया है, और किरात तिक्त को यदि हम देखो तो वो स्तन्य शोधन महाकषाय में है। स्तन्य शोधन, स्तन्य इज द लास्ट इंस्टॉल्ड धातु, सबसे सूक्ष्म रस का कोई सबसे इनबिल्ट ऐसा धातु है जो पूरा का पूरा पोषण कर सकता है शरीर का, वो स्तन्य है। यानी इतने सूक्ष्म लेवल तक जाने की एबिलिटी स्तन्य शोधन महाकषाय में हो सकती है, और उस स्तन्य शोधन महाकषाय का एक द्रव्य किराततिक्त है जिसका नाम बालक प्रिय है। यानी कि जो बालक के, हर एक बालक को क्या करेगा, पोषण की भी आवश्यकता है, शोधन की भी आवश्यकता है, यानी कि उसके दोषों को भी निकाल सकता है, और वो रसायन जैसा भी काम वहां पर कर सकता है। किरात तिक्त तिक्त होने के भी बावजूद उसमें सर ये गुण दिया गया है, बहुत कम द्रव्यों में सर ये शब्द प्रयोग किया है, तो वो सर है। सर यानी अनुलोमनशीला, सर्वव्याप्तिशीला, जो हर जगह व्याप्त हो जाए, अनुलोमन करे, वो सर है, राइट। और क्या सामान्यत्व मिल रहा है किरात और विश्व में? क्या किसी ने बताया ये कॉम्बिनेशन, या ये मेरे मन का कॉम्बिनेशन है, किरात और विश्व? व्याधि के लिए बताया हुआ है, व्याधि के श्लोकों में, मतलब कौन से? द्रव्य के जो श्लोक बताए उसमें दिया हुआ है शोध और शुंठी दोनों के इसमें। कहाँ पर मैम व्याधि रेफरेंस? भाव प्रकाश के श्लोक में द्रव्य ओके के इसमें किरातिक्त नाइस शुंठी, मैम, और शुंठी ग्राही है। ओके नाइस, ठीक है। तो ये बेसिक रेफरेंस, दोनों हाँ बोलिए बोलिए। दोनों दोनों द्रव्य जो है अग्निमांदी के फलस्वरूप जो दोषों का स्थान संशय होकर के उसको होगा, उसको ये अपने तिक्त रस से कटु तिक्त होने से उस राइट, स्थान संशय को या दोषों के संघात को तोड़ करके और अग्नि को प्रज्वलित करेगी बिल्कुल बिल्कुल, ज्वर हर होने के कारण, तो वहां से ये शोध को दूर राइट। करेगा। शुंठी का भी इंपॉर्टेंट गुण है विबंध हर, ये हमें भूलना नहीं है। ग्राही तो है ही, ग्राही बाद में है, लेकिन वो विबंध हर है। जहां पर भी संचिति है ना, उसको तोड़ने का काम शुंठी करती है। और किरात तिक्त भी सर है, उसको तिक्त है लेकिन वो तिक्त रस सर गुण से काम करेगा। तो संघात भेदन करके अनुलोमन की प्रवृत्ति करना, ये एक इसका आंसर हो सकता है। दूसरा, ये विरुद्ध वीर्य के द्रव्य है, राइट। किरात और विश्व, शीत और उष्ण साथ साथ, जानबूझ के ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत बार ग्रंथ में यूज किया हुआ है। कूड़ा कुटकी योग, गोक्षुर कंटकारी योग, गुड़ुची कंटकारी योग, इस प्रकार के मियाँ बीवी बहुत बार साथ साथ आए हुए हैं। अपोजिट पोल्स के द्रव्य वो क्यों यूज किए हुए हैं? तो ये सभी द्रव्य रक्तगामी होते हैं, जो शीत उष्ण होते हैं ना, वो उनका गामित्व रक्त के ऊपर जाता है। इसीलिए कहा है कि शीत उष्ण से भी जो व्याधियां ठीक नहीं होती वो रक्त मोक्षण से साध्य होती है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन हमें एक विजन के साथ डेवलप करने होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सामान्यत्व आप भूल गए, किरात और विश्व कहां पर आया है? मेदोपाचक में है ना? किरात तिक्तम अमृता चंदनम विश्व भेषजम, राइट। मतलब मेदो धातु तक की विकृति जो है वो उसको ठीक कर सकता है। उसके बाद की विकृतियां ठीक करना ये इम्पॉसिबल होता है एज पर चरक, या हमें नहीं करना चाहिए, उससे यशो हानि होती है। अस्थि मज्जा शुक्र की गंभीर व्याधियां, नॉट रेगुलर गंभीर व्याधियां। लेकिन मेदो तक की विकृति जो है, रस रक्त मांस मेद धातु तक की विकृतियां, ये सुख साध्य या तो कृच्छ साध्य याप्य होती है, उसे हम ट्रीट कर सकते हैं, करना चाहिए। तो वहां पर ये किरात विश्व जैसा कॉम्बिनेशन काम कर सकता है। शोध में बहुत जगह पर दूध को यूज करने के लिए बोला गया है। शोध में दूध को यूज करना है नहीं करना है, क्या लगता है आपको? दूध से शोध बढ़ेगा कम होगा? सर दूध तो एग्जाम में भी बोला है। कंडीशन वाइज विरेचन
अगर अपेक्षा हो तो मृदु विरेचन। राइट। फिर से सामान्य से जाएंगे। दूध का वर्णन कहाँ पर है? पहले अध्याय में। वहां पर उन्होंने विशेष लिखा है, विशेष श्वयोतु में यूज करना है, ऐसा लिखा है या नहीं? एक बार पढ़िए। पहले वो सामान्यत्व है, इसका मतलब वो शोफ में काम करता ही है दूध, फिर वो कौन सा भी शोफ हो, वात पित्त कफ रक्तज निज आगंतुज। फिर बाद में युक्ति आएगी, फिर अवस्थाएं आएगी। निरम अवस्था में यूज करना है नहीं, साम में यूज करना है नहीं, बट इट हैज दैट पोटेंशियल टू क्योर एनी शोथ। ओके। तो अभी बहुत लोगों को दूध पच नहीं रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों को भी नहीं, बूढ़ों को नहीं, हम जैसों को नहीं। उसके मल्टीपल रीजन है। वहां पर किरात विश्व सिद्ध क्षीरपाक यदि हम देंगे तो दोनों काम हो जाएंगे। दूध एसिमिलेट भी हो जाएगा सूक्ष्म स्तर पर, दूध का पाचन भी हो जाएगा ठीक से, और दूध का रसायन इफेक्ट भी हमें मिलेगा। दूध की कितनी बड़ी फलश्रुति पहले अध्याय में ही दी हुई है। और आज हमारे पास गाय का दूध उपलब्ध नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, जो दूध मिलेगा उसे यूज कीजिए। ऊंट का दूध यूज कीजिए। ऊंट का दूध मिलता है नहीं मिलता है? कैमल मिल्क इजीली मिलेगा नहीं मिलेगा? शोफ में खास करके कैमल मिल्क यूज करने के लिए बोला है। Amazon पे जाइए, सर्च कीजिए कैमल मिल्क मिलता है क्या नहीं। यू कैन फाइंड लिस्ट ऑफ थिंग्स, कैमल मिल्क पाउडर, कैमल मिल्क कैप्सूल्स, all are available. See, if you want to use in particular thing, there is, you search it, you will find answers. मिलते हैं, लोग यूज कर रहे हैं, रिसर्च भी हो रहा है उसके ऊपर, हमें पता नहीं है। हमें हमारे ग्रंथकार ने तो क्लियर कट मेंशन किया हुआ है, उदर में शोफ में उष्ट्र दुग्ध सबसे श्रेष्ठ औषधि है। अभी वो ऐसा ही जंगल प्रदेश का ही ऊंट चाहिए, ऐसा ही ऊंट चाहिए, जंगल ही गाय चाहिए, देसी ही गाय चाहिए, इतने क्राइटेरिया हम लगाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा युक्ति यूज करो। नहीं मिल रही है जंगल, ठीक है, ये इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और कैसे बेटर बनाऊं, इसको और कैसे बेटर बनाऊं। हम शायद उतनी प्योरिटी नहीं आएगी उस दूध में, लेकिन डेफिनेटली उसमें वो व्याधि प्रशमकत्व वो गुण तो है ही, वो कहीं ना कहीं काम करेगा। राइट। सो इस प्रकार से ये विजन इस अध्याय से मैं आपसे डेवलप करवाना चाहता हूँ, इसलिए सब बातें बताइए इधर उधर से घुमा घुमा कर। होप यू हैव गॉट द जिस्ट ऑफ इट। 2 मिनट्स आर देयर। कुछ पूछना है स्पेसिफिक इससे रिलेटेड, नहीं तो हम ग्रुप पे तो चर्चा करेंगे ही। और आप भटकिए मत। हाँ बोलिए बोलिए। क्षीरात विश्व योग कोई भी हाइपोथायरायडिज्म में यूज करना है या उससे रिलेटेड स्वेल इन्फ्लेमेशन में यूज करना है? कौन से भी इसमें आप यूज कर सकते हो, मैंने आपको सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन दी, आप इसमें युक्ति बहुत कुछ लगा सकते हो, इसमें कॉम्बिनेशन कर सकते हो। जैसे मैं हाइपोथायराइड हूँ, मैं रोज थायरोक्सिन ले रही हूँ, लेकिन मुझे कोई स्वेलिंग नहीं है। पहले था स्वेलिंग जिससे डायग्नोज हुआ हाइपोथायराइड, तो जब अभी वो कंडीशन में यूज करना है कि अभी मैं रिप्लेस कर सकती हूँ उसको थायरोक्सिन? आइडियली यदि एमआरआई वगैरह किया जाए सपोज, तो वहां पर कोलॉइडल संचिति होगी क्या नहीं थायराइड फॉलिकल्स में? वी डोंट नो, है ना, वहां पर कोलॉइड है नहीं है, आयोडीन कितना कंटेंट है। सो उसके हिसाब से भी अभी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, मैं बोलता हूँ उसके बारे में। मतलब ये थायरोक्सिन को रिप्लेस कर सकती है? ऐसे नहीं सोचना है हमें थायरोक्सिन को रिप्लेस करना है। मैंने जानबूझ के फॉर्मूला दिया क्योंकि बहुत लोगों को फॉर्मूला चाहिए होता है, इससे आपको एक नया एंगल मिले सोचने का, इसलिए ये दिया हुआ है फॉर्मूला। डोंट यूज इट ब्लाइंडली। मैंने ब्लाइंडली आपको दिया है, वो यूज करेगा ही 100%, क्योंकि मैंने उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स ढूंढे हैं। बट यू डोंट यूज इट राइट नाउ। आप खोजने की कोशिश करो कि यही कॉम्बिनेशन क्यों आया है, ऐसे तो और भी कोई 2 द्रव्य आ सकता है। ये 2 मैंने बताया आपको या ढूंढ के निकाले है, तो उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन होगा। ओके, तो खोजिए, आराम से खोजिए सर। हाँ सर, शोफ श्वयतु आपने चर्चा शुरू की थी, इसका क्या डिफरेंस? हाँ सर, अभी एक्चुअल में 1 ही मिनट बचा है, कट हो जाएगा ये, तो मैं ग्रुप पे बताता हूँ। आप भी ढूंढिए, शाम तक नहीं मिलता है आंसर तो मैं बताता हूँ। ठीक है। सर 52 श्लोक एक बार बताइए ना, मशीन दोषों का मुझे समझ में। पाते पित्ते कफे चैव।